नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य बुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैंने बताया था इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ओक्योनोमस से बना हुआ है। उसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जिस प्रकार गृहिणी एक निश्चित आय से अपने पूरे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कोशिश करती है अपने परिवार की पूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की, उसी प्रकार अगर पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें या पूरे किसी देश की बात करें और उसमें क्या होते हैं, असीमित आवश्यकताएं होती हैं और सीमित साधन होते हैं। तो किस प्रकार सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से असीमित आवश्यकताओं तक पहुंचा जा सकता है, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में विस्तार से किया था। और जैसा कि आपको विदित है, मैंने ये बताया था उस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के पार्ट। तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में सबसे पहले रेगनर फ्रिश ने 1933 ईस्वी में दो भागों में बांटा था। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म या व्यष्टि या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं लार्ज, बड़ा या समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। ये माइक्रो जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर में अपन पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स बीए भाग द्वितीय के प्रथम पेपर में अपन उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने, ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, 1933 में व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यष्टि अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द ग्रीक वर्ड माइक्रोज से बना है, माइक्रोज से बना है, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल या छोटा। इसके अंतर्गत हम एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ, जैसे मान लो एक परिवार है, एक व्यक्ति है, एक उपभोक्ता है, एक फर्म है, एक उद्योग है, आदि के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही इस सिद्धांत को या व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, लघु अर्थशास्त्र, इकाई अर्थशास्त्र या फिर कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। कीमत सिद्धांत क्यों कहा जाता है, इसका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति विशिष्ट इकाइयों के आर्थिक व्यवहारों और सापेक्षिक कीमतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता हुआ, एक फर्म हुई, एक विशिष्ट परिवार हुआ, एक उद्योग हुई, विभिन्न वस्तुओं और साधनों की कीमतों का अध्ययन। साधन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अर्थशास्त्र में मुख्यतः 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इन साधनों की कीमतें क्या क्या होती है, अर्थात ये साधन जब प्रयोग में लिए जाते हैं तो इन साधनों को क्या क्या प्रतिफल या क्या क्या रिटर्न दिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या सिद्धांत। इससे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं अपन, कुल जो उत्पादन होता है, कुल उत्पादन की बनावट, कॉम्पोजिशन व आवंटन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब, कुल उत्पादन जो है उसको विभिन्न उद्योगों, फर्मों या वस्तुओं में विभाजन किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तथा जो साधन जो हैं, उत्पादन के जो भी साधन हैं, उनका आवंटन विभिन्न उपयोगों में, विभिन्न या उद्योगों में किस प्रकार होगा, इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लघु इकाइयों की चर्चा करते हैं। कुछ ये जो लघु इकाइयों की अपन जो चर्चा करते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भी लघु इकाइयाँ हैं वो कुछ इकाइयों का योग तो हो सकती है। जैसे मान लो हम एक फर्म की बात करें, पहले तो ये बताएं कि फर्म और उद्योग में क्या डिफरेंस है।
फर्म में एक विशेष वस्तु का उत्पादन होता है, एक विशेष वस्तु का उत्पादन होता है। और उद्योग जो होता है, उद्योग के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन एक साथ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम बात करते हैं, अपन जनरली घर पे यूज़ करते हैं साबुन, नहाने की जो साबुन होती है उसके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे लक्स, हमाम, पतंजलि, बाबा पतंजलि जो रामदेव बाबा की है, डिटोल। ये सब के सब क्या है, अपने आप में एक फर्म है। जैसे लक्स का जो भी फर्म है वो लक्स का ही उत्पादन करेगी, हमाम की फर्म है वो हमाम का उत्पादन करेगी, पियर्स साबुन जो आती है या डव जो साबुन आती है उसकी जो फर्म है वो पर्टिकुलर पियर्स का ही उत्पादन करेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लक्स की जो फर्म है वो हमाम का उत्पादन कर ले। लेकिन इन सब ये सब की सब क्या है, साबुन है। तो इन सब को मिला के अपन क्या एक नाम दे सकते हैं, साबुन उद्योग। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि फर्म और उद्योग में क्या फ़र्क है। लेकिन यहाँ देखा क्या गया है कि कुछ इकाइयों का योग वेस्ट अर्थशास्त्र में अपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वह जो भी इकाइयों का योग करते हैं, जो अपने पास जो ग्रुप बनता है, जो भी समूह बनता है, अगर वो पूरी अर्थव्यवस्था को शामिल कर कर लेगा तो वो व्यष्टि का सब्जेक्ट ना रह के समष्टि में चला जाएगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई भी समूह है जो अपने क्षेत्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल कर लेता है वह समष्टि में चला जाता है, व्यष्टि का नहीं रहता है। अब अपन नेक्स्ट नीचे देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो जनरली 4 सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है। पहला है वस्तु कीमत निर्धारण, वस्तु का मूल्य निर्धारण या वस्तु की कीमत का निर्धारण, जिसे हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसमें वस्तु की कीमत, कोई भी वस्तु है जिसका अपन उत्पादन कर रहे हैं, कोई उद्योग उत्पादन कर रहा है, उसकी कीमत का निर्धारण कैसे होगा, तो वो होता है मांग और पूर्ति के द्वारा। मांग और पूर्ति क्या होती है इसको हम विस्तार में आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें अपन 2 सिद्धांत पढ़ते हैं, पहला मांग का सिद्धांत और दूसरा पूर्ति का सिद्धांत। और जो पूर्ति का सिद्धांत है वो हमेशा दूसरा नाम होता है उत्पादन व लागत का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों की चर्चा हम किस में करेंगे, वस्तु के कीमत निर्धारण में। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संतुलन की स्थिति से संबंधित होता है। वो संतुलन करता है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होंगे वहाँ उस वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण अगर हम करते हैं तो वो व्यष्टि का विषय है। लेकिन अगर हम मुद्रास्फीति होती है बच्चों, कीमत स्तर में वृद्धि या कीमत स्तर में बढ़ोतरी, हम जनरली सुनते हैं ना महंगाई, तो महंगाई को ही क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात मुद्रास्फीति, अगर हम मुद्रास्फीति की चर्चा करेंगे इसका मतलब उस अर्थव्यवस्था की प्रत्येक वस्तु की कीमतें क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पूरी अर्थव्यवस्था शामिल हो गई तो वो मुद्रास्फीति किसका सब्जेक्ट हो गया, समष्टि में। इसको हम व्यष्टि में चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ केवल एक वस्तु की कीमत या 2 वस्तुओं की कीमतों का अध्ययन कर सकते हैं, केवल सापेक्षिक कीमतों का अध्ययन कर सकते हैं। सापेक्षिक का मतलब होता है तुलनात्मक, कि लक्स की साबुन की ये प्राइस है, हमाम साबुन की ये प्राइस, डव साबुन की अलग प्राइस है, इन सब की हम तुलना करें। अर्थात तुलनात्मक कीमतों का अध्ययन किस में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन सामान्य कीमत स्तर की महंगाई बढ़ रही है या महंगाई कम हो रही है तो ये पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो गया, तो इसका अध्ययन हम करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। तो पहला हो गया कि वस्तु की कीमत का निर्धारण, दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। तो उत्पादन के 4 साधन, पहला बताया था श्रम, उसको हम डिनोट करते हैं लेबर एल से। दूसरा लैंड, LA, लैंड भूमि, पहला मजदूर या श्रमिक, दूसरा भूमि, तीसरा कैपिटल जिसको हम K से डिनोट करते हैं, पूंजी बोलते हैं, जिसको हम धन भी बोल सकते हैं, पैसा भी बोल सकते हैं, और चौथा होता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योरशिप इसको अपन बोलते हैं। तो इन साधनों को अब हम जनरली अपन अपने घर की बात करें
कि हमें अपने खेत में काम करवाना है तो हमें मज़दूर लाने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। तो अपन मज़दूर को क्या देंगे? मज़दूर को अपन मज़दूरी देंगे। तो उस मज़दूर की जो साधन है उसकी कीमत क्या हो गई? मज़दूरी हो गई। वो अपने से मज़दूरी लेगा और अपने पास काम पे आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम किसी की भूमि का प्रयोग कर रहे हैं तो भूमि के बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? उस भूमि का लगान। तो वो भूमि का जो लगान है वो क्या हो गई? उस भूमि की क्या हो गई? कीमत हो गई। इसी प्रकार अगर अपन किसी से पैसा उधार लेते हैं, पूंजी उधार लेते हैं, चाहे बैंक से लें चाहे साहूकार से लें, किसी से भी पूंजी उधार लेते हैं तो हमें बदले में क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो ये ब्याज जो है वो किसकी कीमत है? उस पूंजी की कीमत है। अर्थात अगर हमें पूंजी खरीदनी है तो हमें बदले में उसे ब्याज देना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी है, फॉर एग्जांपल कोई वस्तु हमें खरीदनी है तो हमें उसके लिए क्या देना पड़ेगा? उसकी जितनी कीमत है उतने पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर मज़दूर को खरीदना है तो मज़दूरी देनी पड़ेगी, भूमि को यूज़ करना है तो लगान देना पड़ेगा, अगर पूंजी का यूज़ करना है तो क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। अब जो लास्ट है उद्यमी, उद्यमी भी बोलते हैं इसको, साहसी भी इसको बोला जाता है। साहसी वो होता है जो जोखिम लेता है। अपन अपने समाज में देखते हैं पैसा तो सबके पास होता है लेकिन हर कोई बिजनेसमैन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनमें ये गुण नहीं होता, उनमें जोखिम लेने का गुण नहीं होता। और कोई व्यक्ति अगर उद्यमी है, अगर वो साहसी है, वो जोखिम लेता है, वो कोई बिजनेस करता है तो वो किस लिए बिजनेस करेगा? उसे क्या होना, क्या मिलना चाहिए? बिजनेस के बदले उसे लाभ मिलना चाहिए। अगर उसे लाभ मिलेगा तो वो हमेशा क्या करेगा? बिजनेस करेगा। तो उद्यमी की कीमत क्या हो गई? लाभ। तो अपने पास 4 साधन हो गए। नंबर 1 साधन श्रम, श्रम को क्या देते हैं? मजदूरी। नंबर 2 भूमि, भूमि की कीमत क्या हो गई? लगान। नंबर 3 पूंजी, पूंजी की कीमत हो गई ब्याज। और नंबर 4 उद्यमी, उद्यमी की कीमत हो गई लाभ। तो ये जो साधन है इनकी ये सब क्या हो गई? इनकी कीमतें हो गई। तो साधनों की कीमतों का निर्धारण भी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? वितरण का सिद्धांत। ये अपन इसका अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन सी में करेंगे। बाजार में मजदूरी, ब्याज, अन्य निर्धारण किस प्रकार होता है, कैसे मजदूरी का निर्धारण होता है, कैसे लगान होता है, कैसे ब्याज होता है, इन ब्याज के और अलग अलग सिद्धांत होते हैं, लाभ के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, इन सब का अध्ययन अब नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। इसमें लास्ट इसमें है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। कि आर्थिक कल्याण में हम पेरेटो इष्टतम पढ़ते हैं। एक पेरेटो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कल्याण पे काफ़ी बल दिया था। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मार्शल भी मानव कल्याण पे बल देता है। मार्शल कहता है धन जो है वो तो केवल साधन मात्र है, एक्चुअल में जो अपना लक्ष्य है वो क्या है? मानव कल्याण है। तो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत का अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब मैंने जो बताया है कि कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति के संतुलन से होता है। इसी प्रकार वितरण का जो सिद्धांत था जो पहले हमने देख लिया, उसमें उत्पादन को साधनों को मिलने वाले प्रतिफलों का अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक कल्याण का अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या किया जाएगा। नाम से मैंने बताया है मैक्रो जो है वो होता है समष्टि, और जो मैक्रो वर्ड बना है वो बना है मैक्रोज से, MAKROS। इसका तात्पर्य होता है बिग या लार्ज, बड़ा या व्यापक। तो समष्टि अर्थशास्त्र भी इसे कहा जाता है, व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, सामूहिक भी कहा जाता है, समग्र भी कहा जाता है। ये अंग्रेजी भाषा का मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है या उससे हुई है। उसका मतलब होता है बड़ा या समग्र या लार्ज। समष्टि अर्थशास्त्र को समग्र अर्थशास्त्र या आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत किया जाता है उसी प्रकार समष्टि को आय व रोजगार सिद्धांत कहा गया है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की, कोई एक अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से, समग्र मतलब टोटल, एग्रीगेट, सबको जोड़ के
जो निकलता है उसे समग्र कहा जाता है। तो समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे अगर मान लो एक देश में बेरोजगारी की समस्या है, तो बेरोजगारी एक व्यक्ति विशेष को नहीं है, पूरे देश की समस्या है, पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या है। इसलिए इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ना करके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार मैंने पहले बताया है कि मुद्रास्फीति, महंगाई जिसको बोलते हैं, कीमतों में वृद्धि होना, उसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। कुल रोजगार है, राष्ट्रीय आय है, सामान्य कीमत स्तर है, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अब समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो पहले तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। यह आप सोचना और यह पिछले वीडियो को पुनः एक बार रिपीट करना। एडम स्मिथ है, उनकी पुस्तक का नाम 1776 में उन्होंने लिखी थी, एन इंक्वायरी एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन। वो थे अर्थशास्त्र के जनक। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? J.M. किन्स को। इनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड, अपने नोट्स में लिख लेना, किन्स। इनको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1936 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम था, ये जो पुस्तक का नाम है, ये नेट, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर आदि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी मतलब सामान्य सिद्धांत, जनरल सामान्य, थ्योरी मतलब सिद्धांत, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, इंटरेस्ट ब्याज को बोलते हैं, मनी मुद्रा को बोलते हैं। तो क्या हुआ? रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। ये थी किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक जो 1936 को प्रकाशित हुई थी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने आय और रोजगार का सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत ने आर्थिक चिंतन में इतना मूलभूत परिवर्तन किया कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है या जो समष्टि आर्थिक विश्लेषण अपन करते हैं, वो एक नई क्रांति के रूप में उभरा। उसको बोलते हैं केन्जियन क्रांति। किन्स के नाम पे केन्जियन क्रांति या नया अर्थशास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत या इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस पे अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें 4 सिद्धांत मुख्यतः दिए गए हैं। पहला, आय व रोजगार का सिद्धांत। आय और रोजगार के सिद्धांत में अपन पढ़ेंगे किन्स ने जो दिया था, या पहले किन्स से जो पहले के अर्थशास्त्री है, जो अपन BA सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जिसमें मार्शल है, पिगू है, रॉबर्टसन है। इनका अध्ययन हम मैक्रो में करेंगे। तो किन्स और क्लासिकल ने क्या क्या किया था? आय व रोजगार का सिद्धांत दिया था। इसमें वो बताते हैं कि उपभोग फलन का सिद्धांत, निवेश का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का अध्ययन, इन सब का अध्ययन आय व रोजगार सिद्धांत में करेंगे। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति हो रही है। तो मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं? अगर सामान्य कीमत स्तर कम हो रहा है, इसका मतलब अपन क्या कहते हैं? जनरल भाषा में मंदी हो रही है। तो मंदी को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? इन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उससे लास्ट है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। अर्थात वहाँ जो, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, अपने जो व्यष्टि अर्थशास्त्र थी, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन ने 3 सिद्धांत पढ़े थे और समष्टि में अपन 4 सिद्धांत पढ़ेंगे। व्यष्टि में पहला कौन सा था? वस्तु की कीमत का निर्धारण। दूसरा, साधन की कीमत का निर्धारण। और तीसरा, आर्थिक कल्याण। ये तीनों चीज़ों का अध्ययन हम
इन तीनों टॉपिक्स का अध्ययन किस में करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन समष्टि में अपन क्या करेंगे? पहला, आय व रोजगार का सिद्धांत। दूसरा, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। तीसरा, आर्थिक विकास का सिद्धांत। और चौथा जो है वो है वितरण का समष्टिपरक सिद्धांत। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले भी बताया है जब व्यष्टि का बात कर रहे थे कि साधनों की कीमत का निर्धारण होता है, उसको वितरण का सिद्धांत बोलते हैं। तो उसका अध्ययन तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। और यहाँ वितरण का जो समष्टिपरक सिद्धांत है उसका अध्ययन हम क्या करेंगे? समष्टि में करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ तो हम क्या कर रहे थे? साधन की कीमत का निर्धारण कर रहे थे कि भूमि को क्या मिलेगा, श्रम को क्या मिलेगा, पूंजी को कितने मजदूरी, पूंजी को कितना ब्याज मिलेगा। तो साधनों की कीमतों का निर्धारण कर रहे थे, इसलिए उसको वितरण का सिद्धांत बोल रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? जो अपनी राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय में मजदूरी का भाग कितना है, उस राष्ट्रीय आय में ब्याज कितना है, ब्याज का भाग कितना है, लाभ का भाग कितना है, अर्थात राष्ट्रीय आय में मजदूरी, ब्याज, लाभ, इनके वितरण किस प्रकार है, उसका अध्ययन हम करते हैं वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत में। और वो किसका विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या अंतर है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जो आपके बीए पार्ट प्रथम की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र के साथ किस प्रकार निर्भरता है, कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि पर किस प्रकार निर्भर करता है और समष्टि व्यष्टि पर किस प्रकार निर्भर करता है। इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।